धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देवभूमि उत्तराखंड की केदार घाटी, जहां बसते हैं देवाधिदेव महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदारनाथ, जिनसे जुड़ी है हर भक्त की आस्था, जिनसे जुड़ा है हर भक्त का विश्वास और जिनसे जुड़ी है हर भक्त की उम्मीद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे बड़े शिव भक्त हैं। भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी आस्था उस वक्त देखने को मिली जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने आपदा से प्रभावित केदारनाथ को गोद लेने की बात कही। हालांकि सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने इसकी इजाजत तो नहीं दी, बावजूद इसके मोदी ने गुजरात से ही केदार घाटी के लिए राहत सामग्री भिजवा दी। इसके बाद तो जैसे ही साल 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए, फिर तो उन्होंने बाढ़ से तबाह हो चुके केदारनाथ धाम की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब तक के कार्यकाल में पीएम मोदी 5 बार केदारनाथ धाम जा चुके हैं। बीते 8 सालों में केदारनाथ धाम की ऐसी तस्वीर बदली है कि आज चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की पहली पसंद केदारनाथ धाम बन चुका है। नई केदारपुरी की भव्यता, नदी किनारे पथ और सुंदर घाट, शंकराचार्य समाधि स्थल, मोदी गुफा और मंदिर पर लेजर लाइटों का आकर्षण, केदारनाथ की खूबसूरती में ये सब चीजें 4 चांद लगा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मोदी का केदार प्रेम अब का नहीं है। 80 के दशक में पीएम मोदी न सिर्फ यहां आए, बल्कि 1.5 साल उन्होंने केदार घाटी में ही बिताए। गरुड़ चट्टी की एक गुफा में घोर साधना की और इस दौरान पीएम मोदी रोजाना देखिए मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी किया करते थे। यही कारण है कि आज भी केदारनाथ धाम पर पीएम मोदी की तीसरी नजर बनी रहती है। आज भी केदारनाथ में जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर मोदी अपनी तीसरी आंख से देखते हैं। पीएम मोदी की तीसरी आंख है ड्रोन। जी हाँ, ये तो देखिए हमारे देश में देखिए एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन पीएम मोदी की गिनती ऐसे नेताओं में होती है जिन्होंने काम तो किया लेकिन स्मार्टनेस के साथ, जो कि पीएम मोदी देखिए अपने हर काम में स्मार्टनेस को तवज्जो देते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली भी है। और इसी के चलते हर महीने प्रगति मीटिंग करते हैं, जिसमें हर राज्य में चालू विकास कार्यक्रमों की समीक्षा होती है और किस प्रकार ड्रोन की मदद से केदारनाथ धाम पर नजर बनाए रखते हैं, इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है। देखिए, मैं सरकार में हर महीने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं। सभी राज्यों के मुख्य सचिव स्क्रीन पर होते हैं टीवी के, और अनेक विषयों की चर्चा होती है। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ड्रोन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे वहां का पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, तो मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को कोरिलेट करके वहां निर्णय करने की सुविधा बढ़ जाती है। जब केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, अब हर बार तो मेरे लिए केदारनाथ जाना मुश्किल था, तो मैं रेगुलरली केदारनाथ में कैसे काम चल रहा है, कितनी तेज गति से, तो वहां से ड्रोन के द्वारा रेगुलर मेरे दफ्तर में बैठ करके उसकी जब भी रिव्यू मीटिंग होती थी, तो मैं ड्रोन की मदद से केदारनाथ के डेवलपमेंट के काम को रेगुलर मॉनिटर करता था। यानी आज सरकारी कामों की क्वालिटी को भी देखना है, तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। तो इस तरह केदारनाथ धाम में चल रहे प्रत्येक कार्य पर ड्रोन की मदद से पीएम मोदी अपनी नजर बनाए रखते हैं और आज परिणाम स्वरूप बाबा के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ साल दर साल बढ़ रही है। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का, पहुंच का, डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमें अनुभव होता था, उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है।
उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंट बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पे घड़ी लगेगी? तो जो परिवर्तन आया होगा तो उनको भी अजूबा लगा होगा। और आज भी कुछ लोग होंगे जिनको मन करता होगा हम भी गांव में एक टावर बना दें और वहां भी एक बड़ी घड़ी लगा दें। किस जमाने में उपयोगी होगा? यानी जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ हमें अपने को बदलना, व्यवस्थाओं को बदलना, तभी प्रगति संभव होती है। हमने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के दौरान भी बहुत अनुभव किया है। पहले की सरकारों के समय टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम का हिस्सा समझा गया, उसको एंटी पुअर साबित करने की कोशिशें भी हुई। इस कारण 2014 से पहले गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर एक प्रकार से उदासीनता का ही वातावरण रहा। किसी ने इक्के दुक्के व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार कर लिया तो कर लिया, व्यवस्था का स्वभाव नहीं बना। इसका सबसे अधिक नुकसान देश के गरीब को हुआ है, देश के वंचित को हुआ है, देश के मिडिल क्लास को हुआ है और जो एस्पिरेशंस के जज्बे से भरे हुए लोग थे उनको निराशा की गर्त में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथियों, हम इस बात का इनकार नहीं करते कि नई टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन लाती है, वो नए माध्यम खोजती है, वो नए अध्याय लिखती है, वो नए रास्ते, नई व्यवस्था भी बनाती है।